हेलो दोस्तों, नमस्कार। महिला आरक्षण विधेयक इस समय चर्चा में है और उसी चर्चा के क्रम में हम आज आए हैं श्री वरिष्ठ पत्रकार श्री केपी सिंह जी के पास। सर, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताएं। जैसे कि जो है, इन्होंने महिला आरक्षण विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया और इसमें भाजपा ये सोचती है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ राज्यों के और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हमें कुछ लाभ मिलेगा। इसमें आपके क्या विचार हैं? महिला आरक्षण विधेयक को तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले 9.5 साल से तो उसकी सुधाई नहीं थी। इस समय अगर सुधाई है तो निश्चित रूप से उसका राजनीतिक मकसद है, बात तो सही है, चुनावी फ़ायदा लेने के लिए किया गया है। लेकिन चर्चा के दौरान एक बात उजागर हो गई। वो बात उजागर ये हो गई कि फिलहाल जो है महिला आरक्षण का कोई लाभ महिलाओं को मिलने वाला नहीं, क्योंकि सरकार ने उसमें ये नुक्ता जोड़ दिया है कि जब जनगणना हो जाएगी, जब परिसीमन होगा और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में हम इस आरक्षण को क्रियान्वित कर पाएंगे। तो अभी तो 2021 की जनगणना ही हुई है, जनगणना होगी। निर्मला सीतारमण ने, जो रक्षा मंत्री, उन्होंने तो हालांकि ये कहा कि 2029 के पहले हम इसको लागू करा देंगे, लेकिन उनकी बात गलत है। वास्तविकता ये है कि 2026 तक तो नए परिसीमन पर रोक लगी हुई और कोई भी जनगणना 2 साल के पहले होगी नहीं। और जनगणना की शुरुआत अब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हो पाएगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद जब जनगणना होगी तब तक 2026 आ जाएगा। फिर 2026 में परिसीमन आयोग गठित होगा और परिसीमन आयोग को कम से कम 2-3 साल का वक्त चाहिए। तो 2-3 साल का तो 2029 में, तो 29 में भी लागू होने से ये 29 के पहले तो सवाल ही नहीं है। और 2029 के में भी जब अगर ये लागू नहीं हो पाएगा, आज जैसा चुनाव हो रहा वैसी उसी के तहत चुनाव होगा, महिला आरक्षण का कोई अस्तित्व उस चुनाव में नहीं होगा, तो फिर ये बात टल जाएगी 2029 के बाद में 2034 तक के चुनाव के लिए। और इसकी जो ये पारित हुआ संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक, इसकी जो म्याद है वो केवल 15 वर्ष की है। तो 15 वर्ष की म्याद लगभग पूरी होने पे आ जाएगी। उसके बाद में कौन से और नुक्ते खड़े हो जाते, मामला टल गया तो ये जो विधेयक है, ये जो कानून बना है, ये निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये बात अब विपक्ष की इस बात को समझाने में कामयाब रहा सारी महिलाओं को, तो इसका कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। महिलाएं जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा कि जो 15 लाख रुपए हर खाते में भेजने जैसा जो जुमला 2014 के चुनाव में गढ़ा गया था, उसी तरीके के साथ में एक जुमलेबाजी है। तो महिलाएं भी आज इन तथ्यों को देखने के बाद में ये महसूस कर रही हैं कि ये वाकई में एक झांसा है और मुझे सोचने के लिए मजबूर हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ में कोई झांसेबाजी कर रही है हमारा समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो सरकार ने जो महिलाओं का समर्थन जुटाने की इसमें जो कोशिश की है, वो पासे उल्टे पड़ गए हैं। महिलाओं का समर्थन और कम हो सकता है बजाय बढ़ने की वजह सरकार की सत्ता पक्ष के लिए। सर, हमारा दूसरा सवाल एक और है कि विपक्ष ने जातिगत जनगणना और ओबीसी के आरक्षण का सवाल जो उठाया है, इसमें भाजपा का कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, इस विषय में आप क्या बता सकते हैं? नहीं, अब जहाँ तक भाजपा की बात है, अब दूसरे तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उमा भारती तो बात में बागी तेवर अपना लेती, तो उमा भारती की तो बात सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे जितनी खुशी हुई थी महिला आरक्षण विधेयक को लाए जाने से, उतना ही मुझे दुख तब हुआ जब मुझे पता चला कि इसमें ओबीसी महिलाओं के हितों का संरक्षण नहीं किया गया है। और ओबीसी की महिलाएं प्रतिस्पर्धा में, जो सवर्ण महिलाएं उनके सामने नहीं टिकेंगी अगर केवल महिला आरक्षण रहेगा। तो ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए था, अलग से उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए था। कोटे में से कोटे की बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा ये बात तो हुई नहीं, तो उतना ही मुझे दुख हुआ है। और उन्होंने एक बात और जोड़ दी, उन्होंने कहा कि जो भिखारी नहीं है पिछड़े वर्ग के लोग शेर हैं, वो दहाड़ेंगे। मतलब उन्होंने इशारा कर दिया कि वो जो है उन जैसे लोग इस बात के लिए उकसाएंगे पिछड़े वर्ग को कि वो भारतीय जनता पार्टी का के साथ अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसे लेकर सबक सिखाए। और ये उमा भारती का तो मैंने कहा कि वो तो बागी तेवर वाली नेता, इसलिए उन्होंने तो खुलेआम कह दिया। लेकिन जो इस ढंग की कसक
जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनके मन में भी इस ढंग की कसक है, और वो भी जो उमा भारती कह रही हैं वो बिना कहे करेंगे, मतलब आशंका इसी बात की कि वो भी करेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये निश्चित रूप से ये मुद्दा मतलब बड़ा बहुत प्रभावी होगा। और जातिगत जनगणना की बात तो पहले ही कह दिया था इंडिया विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने कि हम जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएंगे। अब जो इसको ये मुद्दा उनका और ज़्यादा प्रभावी हो गया। ये जो सरकार ने बात नहीं मानी ओबीसी महिलाओं को के लिए अलग से, एससी महिलाओं के लिए अलग से, एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की, तो ये बात इसमें तो ये लगता है कि और ज़्यादा प्रभावी होगा। इससे तो उल्टा दांव पड़ गया, विपक्ष को और ज़्यादा बल मिल गया इस विधेयक की वजह से। सर एक सवाल और उठ रहा है इसमें, जैसे भाजपा या सरकार या मोदी जी सोचते हैं कि बैकवर्ड के हम सबसे बड़े चेहरे होंगे, तो क्या भाजपा या विपक्ष की ये रणनीति इसमें इन्हें धक्का दे पाएगी? नहीं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बार बार मोदी ने दुहाई दी थी कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, इसलिए मुझे कांग्रेसी ने नीच कह दिया और मैं नीची कौम में पैदा हुआ हूँ। तो इस मुगालते में आ गए थे कि ये वास्तव में पिछड़ा वर्ग के हैं। और अखिलेश यादव जैसे पिछड़े वर्ग के तमाम सारे नेताओं ने जो है कोशिश की कि वो जो है उनको बेनकाब किया जाए, बताया जाए कि इन्होंने तो बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपनी जाति को पिछड़ा घोषित करा लिया, वरना ये तो जो है ये तो सवर्ण में शामिल थे और ये तो नकली पिछड़े हैं। लेकिन तब तो ये बात किसी ने मानी नहीं थी। लेकिन आज जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं वो पहले से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मालूम है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के हितों के सबको की रखवाली करने का काम नहीं किया। अगर वो पिछड़े वर्ग के होते तो उनकी अपने वर्ग के साथ में हमदर्दी होती, लेकिन उनके कार्यकाल में जिस ढंग से अनुसूचित जाति जनजाति की तरह पिछड़े वर्ग के आरक्षण को प्रभावी बनाया गया, जिस ढंग से उन्होंने जो है तमाम सारे ऐसे कदम उठाए गए जिनसे पिछड़ों की उपेक्षा का एहसास हुआ है। राहुल गांधी ने भी कहा कि 90 जो भारत सरकार के सचिव हुए उसमें केवल 3 पिछड़े हैं, और उन्होंने और तमाम सारे तथ्य पेश किए। और जब उनको कांग्रेस को इसके लेके बैक फुट पे धकेलने की कोशिश की गई कि अगर तो आपके कार्यकाल में भी पिछले वर्ग के कितने सचिव थे, तो उन्होंने कहा अगर मेरे कार्यकाल में भी सचिवों की संख्या कम होगी, राहुल गांधी ने कह दिया है, तो मैं कहता हूं कि मेरे कार्यकाल में भी गलत हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हमने जब आरक्षण का विधेयक पेश किया था उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान नहीं किए थे, तो ये मतलब हमें इसके का खेद है कि हमसे गलती हुई थी। तो उनकी ईमानदारी की स्वीकारोक्ति का एक असर हुआ है। अब ये एक मुद्दा बहुत प्रभावी हो गया है। और मुझे तो बल्कि ये दिखाई देता कि पिछड़े वर्ग के हित तो छोड़ दीजिए, ये सरकार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सरकार हिंदू राष्ट्र के नाम पे वर्णवादी व्यवस्था को कायम करने की दिशा में अग्रसर है। मोदी भी उसी सोच के आदमी है। बस मोदी में कुछ अब ये है कि जब उसी दिशा में उनकी अग्रसरता है, तो फिर ये क्या है कि ये जातिगत आरक्षण को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। 2026 में जो नया परिसीमन लागू होगा, इसलिए इन्होंने ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का मुद्दा इन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि 2026 में जो अभी अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं उन सीटों को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं केवल महिलाओं का आरक्षण रहेगा, अब जातिगत आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो भी एक आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। और कांग्रेस ने तो उस समय एक बड़ी ट्रम्प कार्ड खोला है। वो सामाजिक न्याय के नए अवतार में ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के अंदर तो बीपी सिंह की आत्मा प्रवेश कर गई है। पिछड़े वर्गों को सम्मान देने के नाम पे मोदी क्या काम कर रहे हैं? मोदी जो मुकरे हुए लोग हैं, जैसे मोदी के हमायतियों ने, मोदी के समर्थक मंत्रियों ने ये कहा कि नहीं, मोदी पहले पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो तत्काली विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया कि चौधरी चरण सिंह तो हो चुके हैं। अब मान लीजिए चौधरी चरण सिंह जिस समय पे प्रधानमंत्री हुए थे वो उस समय जाट बिरादरी में नहीं थे, तो एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि एचडी देवगौड़ा तो हमारे पाले में अरे आज की तारीख में क्या है? जिस तारीख में बीपी सिंह ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया है
वो उस तारीख में तो आप विरोध में खड़े हुए थे। वो तो संयुक्त मोर्चे ने उनको प्रधानमंत्री पद का प्रस्तावित किया और कांग्रेस ने तो उस प्रधानमंत्री का समर्थन किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चलता तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कल्याण सिंह जैसे मजबूत पिछले वर्ग के नेता को हाशिए पर डाल दिया था। उमा भारती उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी इस बात की शिकायत कर चुकी थी कि चूँकि जातिगत भेदभाव मेरी पार्टी में, इसलिए मुझे जो है पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही। तो आप एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनने देते। आप उस समय की स्थिति देखिए कि एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, क्योंकि वो पिछले वर्ग के जो है थे, इसलिए पर्पजली बनाया गया। बीपी सिंह ने दोनों कहा था कि अब पिछले वर्ग का प्रधानमंत्री हो चुका है, अब एक अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो अनुसूचित जाति के लिए रामविलास पासवान को प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब कई परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनके अपने लोग ही इसकी वजह से खिलाफ हो गए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीपी सिंह के अवतार में है ये कांग्रेस आज की तारीख में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अघोषित तौर से मुख्यमंत्री के रूप में, जो प्रधानमंत्री के रूप में जो प्रस्तावित चेहरा है, वो जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे खालिस 24 कैरेट के दलित हैं। वो मोदी की तरह मोदी जैसे बने हुए पिछले वर्ग के, वैसे वो बने हुए दलित नहीं हैं। और हो सकता है कि कांग्रेस के माध्यम से एक जमाने में कांग्रेस से अलग होके कांग्रेस के खिलाफ झंडा बुलंद करके बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन बीपी सिंह का सपना ये था कि हम जो है इनको अब जो है एक दलित को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो वो सामाजिक न्याय का चक्र तब पूरा होगा। हमने पिछले वर्ग को तो सत्ता में लाने का काम कर दिया है, लेकिन हम एक दलित को जब तक प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे तब तक ये चक्र पूरा नहीं होगा। तो आज कांग्रेस उस काम को करने की कोशिश की रही है। और कांग्रेस ये नहीं है, ये तो जब पिछड़ों को अधिकार मिलने की बात आई तो मैं जैसे एच.डी. देवगौड़ा की बात कर रहा हूँ, ये तो मुकरे हुए गवाह हैं। और ये जैसे मुलायम सिंह को आपने पद्म विभूषण दे दिया, तो ये तो उस समय पे जब जनता दल 2 फांक हुई और मंडल आयोग के मुद्दे पर फांक हुई, तो वो किस पाले पे खड़े थे? जो मंडल आयोग को निष्प्रभावी करना चाहता था, चंद्रशेखर का गुट क्या चाहता था, वो निष्प्रभावी करना चाहता था। फिर उन्होंने जो नरसिंह राव के खिलाफ जो है नरसिंह राव की सरकार को बचाने का काम किया, क्योंकि नरसिंह राव की सरकार से उनको आशा थी कि ये भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को निष्प्रभावी कर देंगे। तो मुलायम सिंह भी पिछले वर्ग की हिमायत के, पिछले वर्ग के हितधारक के मामले में वो अपनी जाति के बहुत बड़े शुभचिंतक हो सकते हैं, लेकिन समूचे पिछले वर्ग के मामले में वो भी जो है मुकरे हुए गवाह साबित हुए थे, हॉस्टाइल साबित हुए थे। तो ऐसे लोगों का अभिनंदन कर रही, लेकिन वास्तव में इन सारे लोगों को एक तरह से स्वर्ण वर्ग बना के उसकी जो कोशिश है वो पिछड़ों को और जो है दलितों को दाव देने की, क्योंकि वो फिर से उसी हिंदू उपनिवेशवाद को कायम करना चाहती है, उसी हिंदू सामाजिक उपनिवेशवाद को कायम करना चाहती है, जिसकी वजह से अतीत में पिछड़ों और दलितों ने काफ़ी तिरस्कार झेला है, काफ़ी अपमानित हुए हैं। और न केवल उनका उससे नुकसान हुआ है, बल्कि उनके तिरस्कृत रहने की वजह से उनकी जो प्रतिभा कुंठित हुई, उनकी जो क्षमताएँ कुंठित हुई, और वो देश का बहुजन वर्ग था, तो वो पूरे देश को उसका नुकसान हुआ और इसीलिए उसको सदियों की गुलामी झेलनी पड़ी। एक नए कांग्रेस अगर आज ये कोशिश कर रही, कांग्रेस एक ज़माने में सामाजिक रूप से यथास्थितिवादी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने उसको एक जो नया ये कलेवर प्रदान किया है, इससे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं कि बड़े सामाजिक परिवर्तन का काम एक पूरा हो सकेगा इसके माध्यम से। दोस्तों, आज की चर्चा का हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि इसको कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने कमेंट हमें ज़रूर दें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आत्मबल प्रदान करें, यही आपसे विशेष आग्रह है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। कैसे आज को